हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आप सबके लिए एक अपना नया वीडियो और आप लोग सबके सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए लाई हूँ, जो कि आप सबके सिलेबस पे बेस्ड है। और आज के इस वीडियो में मैंने जो रखा है वो मैंने पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं उन पर मैं ज़्यादा ध्यान आकर्षित करी हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पोषक तत्व क्या हैं, जो पोषक न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं। तो हमारे शरीर के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फैट्स है। तो उसमें से एक प्रोटीन भी पोषक तत्व होता है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी। प्रोटीन शब्द ग्रीक शब्द है प्रोटियोज, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं के लिए सबसे मुख्य अवयव है और यह विशेष रूप से कोशिकाओं की बनावट और उनके कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शरीर के प्रत्येक तंतु जैसे मांसपेशियों के तंतु, रक्त, अस्थियों, बालों व नाखून में प्रोटीन उपस्थित रहती है। प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं। प्रोटीन में औसतन 16% नाइट्रोजन की उपस्थिति रहती है। प्रोटीन का जल अपघटन करने से वह एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं। प्रोटीन शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक यौगिक है। इसका जल अपघटन करने पर यानी हाइड्रोलिसिस करने पर यह पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होता है, जो आगे जल अपघटन करने पर अमीनो एसिड्स देता है। अतः प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। मनुष्य के लिए जो ये प्रोटीन हमने बताया उनमें जो एमिनो एसिड्स से जो प्राप्त होता है, तो ये एमिनो एसिड्स में हम जो 8 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ। ये 8 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जैसे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलैलानिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन। तो ये 8 अमीनो एसिड्स जो हैं हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसके लिए जो 8 प्रोटीन है इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जैसे अनाज है, गेहूं में जैसे ट्रिप्टोफैन की कमी होती है और दालों में मेथियोनिन की कमी होती है। तो इसीलिए कहते हैं, डॉक्टर्स भी बताते हैं कि दाल और रोटी यानी गेहूं और दाल का मिश्रण एक साथ खाने से जो मेथियोनिन की कमी होती है, जो अमीनो अम्ल की कमी होती है, उसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। अब आगे हम प्रोटीन का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं ये बताएंगे। तो प्रोटीन का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है आवश्यक अमीनो अम्ल की उपस्थिति के अनुसार। इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल की उपस्थिति के अनुसार जो प्रोटीन है इसका वर्गीकरण है, इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पूर्ण प्रोटीन। वे प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उचित मात्रा और उचित अनुपात में पाए जाते हैं उन्हें हम पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सेकंड है आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। वे प्रोटीन जिसमें कुछ अनिवार्य अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है वो आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। इस प्रकार की प्रोटीन ग्रहण करने से शरीर में वृद्धि, निर्माण तथा विकास संबंधी कार्य नहीं होते, लेकिन शारीरिक वजन में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। ये प्रोटीन शरीर में होने वाले तोड़फोड़ की मरम्मत का कार्य निरंतर करते रहते हैं। दाल, अनाज, मेवे आदि में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो इसी समूह में आते हैं। इसमें अनाजों की प्रोटीन में लाइसिन, दालों की प्रोटीन में मेथियोनिन जो हमने पहले भी बताया था, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन नामक 4 अनिवार्य अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। थर्ड है अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन वे प्रोटीन हैं जिनमें अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते, जिसमें न तो शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है और ये तोड़फोड़ की जो हमारे शरीर की तोड़फोड़ की मरम्मत होती है उसको भी पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं। जैसे मक्के में पाई जाने वाली जेन,
फलों की जिलेटिन तथा कुछ सब्जियों के प्रोटीन जो है वो इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है प्राप्ति के साधन के अनुसार इसका वर्गीकरण जो किया गया है। इसमें फर्स्ट है प्राणिज प्रोटीन। प्राणिज स्रोत से पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं उनको प्राणिज प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध से बने पदार्थ की प्रोटीन जो है वो इसी श्रेणी में आती है। इसमें अंडे का प्रोटीन सर्वोत्तम होता है क्योंकि इसमें सभी अमीनो एसिड्स पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। इस वर्ग के प्रोटीन में सभी अनिवार्य अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। सेकंड है वनस्पति प्रोटीन। वनस्पति जगत से प्रोटीन जो पाई जाती है यानी जो पेड़ पौधे में पाई जाने वाली प्रोटीन को वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। गेहूँ, मक्का, ज्वार, बिना पॉलिश किए चावल, मटर, सोयाबीन, गाजर, शलगम, पत्ता गोभी, दाल, सूखे मेवे आदि जो अनाज होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनमें उपस्थित प्रोटीन इसी समूह में आते हैं। इन्हें द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि इनमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड्स नहीं होते। जहाँ मांस और दूध की प्रोटीन का जो 100% हम उपयोग कर लेते हैं, वहाँ इस द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन का सिर्फ 65% ही हम उपयोग कर पाते हैं। ठीक है। थर्ड है गुण धर्मों के अनुसार प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का उनके फिजिकल और केमिकल गुणधर्मों के अनुसार 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है सरल प्रोटीन यानी सिंपल प्रोटीन। ये वो प्रोटीन होते हैं जो हाइड्रोलिसिस के पश्चात यानी जल अपघटन के पश्चात केवल अमीनो एसिड्स में ही परिवर्तित होते हैं। ये प्रोटीन है निम्नलिखित। एल्ब्यूमिन्स, जैसे अंडे का एल्ब्यूमिन है, रक्त का सीरम एल्ब्यूमिन है। ये ग्लोब्युलिन्स, ये पानी में अघुलनशील परंतु क्षार के घोर में घुलनशील होते हैं। ये आलू की ट्यूबेरिन, मूंगफली की एरेचिन, ये सारी ग्लोब्युलिन्स में आते हैं। ग्लूटेलिन्स, नेक्स्ट है प्रोलेमिन्स, फाइब्रस प्रोटीन, हिस्टोन, प्रोटेमिन्स, ये सारी जो हैं ये सिंपल प्रोटीन्स में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त प्रोटीन यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये वो प्रोटीन होते हैं जब किसी सरल प्रोटीन को जब किसी अन्य प्रोटीन के साथ मिला करके बनाते हैं। जब सरल प्रोटीन जब किसी अन्य प्रोटीन रहित भाग के साथ जब उसको ज्वाइंट कर दिया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन है, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन, हिम तो आयरन होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। तो जो प्रोटीन रहित भाग के साथ इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं तो वो संयुक्त प्रोटीन कहलाता है। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो अभी हमने बताया, लेसिथोप्रोटीन, ये सारे संयुक्त प्रोटीन यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं। थर्ड है व्युत्पन्न प्रोटीन या डेराइव्ड प्रोटीन। इस समूह में वे प्रोटीन सम्मिलित होते हैं जो सरल तथा संयुक्त प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो हैं प्रोटीन का वर्गीकरण है। नेक्स्ट आज इसमें मैं नेक्स्ट जो पढ़ा रही हूँ वो है प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं। तो प्रोटीन हमने बताया कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, पोषक तत्व है। तो आवश्यक पोषक तत्व है तो ये शरीर के जो बहुत सारे कार्य होते हैं इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि पहला है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। रक्त, त्वचा, जो हमारे शरीर का मांसल भाग है और शरीर के प्रत्येक कोशों में पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म है, इन सब का ये प्रोटीन प्रमुख भाग होता है। जब गर्भवती स्त्री के भ्रूण में बच्चे का विकास एवं वृद्धि के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रेग्नेंट माता के लेडी के रक्त में से जो अमीनो अम्ल ग्रहण करते हैं ये बच्चे, ये भ्रूण जो होता है, और यही अमीनो अम्ल भ्रूण की वृद्धि के विकास करते हैं। ठीक है। जन्म के पश्चात शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, अतः शिशुओं को अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शिशुओं में अधिकतम प्रोटीन का आहार का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना कि शरीर की वृद्धि एवं विकास मतलब बच्चा जब पेट में आता है तब से लेकर बड़े होने तक, एक बच्चों को बढ़ती उम्र तक बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है शरीर में होने वाली तोड़ फोड़ की मरम्मत। ठीक, शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंग निरंतर कार्यरत होते हैं। निरंतर कार्य करते रहने से
कोशिकाओं में तोड़फोड़ की मरम्मत होती रहती है, कोशिकाओं में तोड़फोड़ होती रहती है, उनकी मरम्मत होती है। तो इन सब का कार्य जो है वो प्रोटीन ही करता है। नेक्स्ट है दुर्घटना, मुख्य शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन तथा बीमारी की अवस्था में भी अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे प्रोटीन को रक्त जमाने का कार्य करती है। रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन फाइब्रिन फाइब्रिनोजन में बदल जाती है। लाल रक्त कणिकाएं फाइब्रिनोजन के जाल में फंसकर रक्त को जमा देती हैं। अतः फाइब्रिन जो कि प्रोटीन युक्त है रक्त को जमाने का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि दुर्घटना के समय जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो तब इस प्रोटीन का उपयोग होता है, या ऑपरेशन के समय जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तब इस प्रोटीन का जो है फाइब्रिन प्रोटीन का युक्त जो होता है, जो प्रोटीन युक्त होता है, वो रक्त को जमाने का कार्य करके व्यक्ति को मूर्छित होने से या मरने से बचाती है। इसीलिए ऑपरेशन के समय घाव हो जाने पर, जल जाने पर अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है एंजाइम्स तथा हार्मोन्स का निर्माण। एंजाइम्स जिनके द्वारा भोज्य पदार्थों में पाचन क्रिया संभव है प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन। कुछ हार्मोन्स जो शरीर में एंजाइम की क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक, ये सभी जो हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं, जो हमारी शरीर में जो एंजाइम्स की क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट है शरीर की कई रासायनिक क्रियाओं को नियमित करना। प्रोटीन शरीर में जो हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको नियमित करता है, जैसे हीमोग्लोबिन बनाना। प्रोटीन रक्त के ऑस्मेटिक जो प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करता है। प्रोटीन शरीर में अम्ल तथा क्षार की मात्रा को संतुलित रखता है। ये प्रोटीन रक्त में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, और सबसे बड़ा ये शरीर में एंटीबॉडीज़ के निर्माण का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है शक्ति प्रदान करना। भोजन में जो हम ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के अतिरिक्त प्रोटीन भी शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। प्रोटीन ऊतकों में 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा कैलोरी प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का है और फैट का है, ये सब भी हमें कैलोरी देती हैं। पर ग्राम 4 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट, और फैट का है पर 9 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास कार्य को रोककर जब ज़रूरत होती है तो ऊर्जा और शक्ति देने का कार्य भी करता है। ठीक, तो ये हमारे प्रोटीन के कार्य होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। लेकिन जब इन सब की प्रोटीन में कमी तो हमने बताया ना कि जैसे ये हमारे शरीर के कार्य हैं जो प्रोटीन के द्वारा पूर्ण होते हैं, लेकिन जब इनकी कमी हो जाती है हमारी शरीर में तो बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं। तो अब हम बताएंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें प्रोटीन जो है, पहला है क्वाशियरकर। वृद्धि एवं विकास काल की अवस्था में जब बच्चा बढ़ता है उस समय प्रोटीन की आहार में कमी से उत्पन्न स्थिति को क्वाशियरकर कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। विकास की अवस्था में जब प्रोटीन की कमी से जो कमी हो जाती है उसी को हम क्वाशियरकर कहते हैं। ठीक, भारत और जो अन्य विकासशील देशों में और भी बीमारियां हैं जिसमें प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है उसको मैरास्मस कहते हैं। ठीक, तो ये पता होना चाहिए कि सिर्फ प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है उसको क्वाशियरकर कहते हैं, और प्रोटीन और कैलोरी की कमी से जो बीमारी होती है उसको मैरास्मस कहते हैं। तो अभी हम क्वाशियरकर के बारे में बता रहे हैं। इसके जो लक्षण हैं निम्न। पहला है वृद्धि में कमी, मतलब कि शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाती है प्रोटीन की कमी से। लंबाई, शरीर का भार कम हो जाता है, बच्चे को थकान महसूस होने लगती है। सेकंड है भूख में कमी, दस्त होना यानी कि डायरिया हो जाती है बच्चे को, भूख कम हो जाती है उसकी। और सूजन, क्वाशियरकर के पहले पंजों तथा पैरों में सूजन आ जाती है। इसके पश्चात शरीर के अन्य भाग जैसे जांग, थाई है, जांग है, हाथ, मुंह, सब सारे अंग जो हैं इनमें सूजन आ जाती है। तो ये सारी जो कमियां हैं वो प्रोटीन की कमी से उत्पन्न क्वाशियरकर नामक बीमारी के कारण होती है। ठीक है, इसमें विटामिन्स की भी कमी हो जाती है,
जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से स्टोमेटाइटिस और मुंह में अल्सर हो जाता है। इसी तरह जो है विटामिन्स की कमी उसमें हो जाती है और बच्चा जो है रोगग्रस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है मरासमस। ये बीमारी जो है ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होती है। मरासमस जो है बता देते हैं आप लोगों को कि ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है टू बस्ट, यानी कि जब ऊतकों और मांसपेशियों की क्षति हो जाती है, उनका लॉस हो जाता है, तो त्वचा के नीचे की वसा समाप्त हो जाती है और शरीर जो है सूखा दिखाई देने लगता है, तब इसे हम मरासमस कहते हैं। ठीक। ये जो है अभी हमने बताया कि कैलोरी एवं प्रोटीन दोनों की अत्यधिक कमी के कारण ये रोग होता है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। त्वचा के नीचे की वसा समाप्त हो जाती है एवं शरीर सूखा दिखाई देने लगता है और बच्चे के शरीर का भार तथा लंबाई अत्यंत कम हो जाती है। ठीक। तो ये बीमारियां जो हैं वो प्रोटीन की कमी से होती हैं। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो कि हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। अतः हमें अपने आहार में ये भरसक कोशिश करनी चाहिए कि उस प्रकार से दाल, चावल, गेहूँ, सब्जियां जो हैं इन सब का हम भरपूर समावेश करें ताकि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी न हो पाए। ठीक। अब आगे मैं नया वीडियो जब लाऊंगी तो आगे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स पर आधारित होगा, तो पहले आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और इसके बारे में जो भी कमेंट्स होगा हमें ज़रूर भेजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में उस कमेंट्स को समझ करके उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें, उस आप लोगों की सुझाव को मान सकें और आप लोगों के मार्गदर्शन देते हुए उसको नया वीडियो में ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू।